नाज़रीन, रुपया पैसा में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं अली नासिर। बात यह है कि अब हमारे प्यारे पाकिस्तान में कोई पाकिस्तानी नहीं रहा। हाँ, कोई पाकिस्तानी नहीं रहा। कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मंसूब PTI का वर्कर बन चुका है, कोई मुस्लिम लीग से एसोसिएटेड PMLN का वर्कर बन गया है, कोई PP का वर्कर कोई दीगर सियासी जमातों से वाबस्ता है। पाकिस्तान से अब वाबस्तगी छोड़ दी, अब सियासी जमातों से वाबस्तगी शुरू कर दी। यानी रियासत से ज़्यादा अपनी प्यारी सियासी जमात की जानिब राग़िब हो गए और उनकी बनाई पॉलिसियों का दिफा करना है, चाहे वो सही हो या वो गलत हो। चाहे हुकूमत का जो कोई भी इक़दाम हो उससे अवाम का कचूमर निकल जाए, लेकिन बयान वो देना है जो अपनी हुक्मरान सियासी जमात जो हुकूमत वक्त में बैठी होती है उसका दिफा करना है, और अगर उनके खिलाफ हैं तो उनके खिलाफ बात करनी है। यानी दो स्टांस हैं। सवाल छोटा सा मेरे से, भाई चीज़ अगर नून लीग महंगी करेगी वो बुरे होंगे, तो फिर PTI भी महंगी करेगी तो वो भी बुरी होगी, और PP महंगा करेगी तो भी बुरी होगी। ऐसे तो नहीं हो सकता कि PP वाला महंगा करे तो वो बुरा है, करप्ट है, पकड़ेंगे उन्हें, अडियाला में डालेंगे। लेकिन अगर PTI महंगा करेगी तो कि अभी घबराना नहीं है, डरना नहीं है, टेंशन नहीं लेनी, कोई मसला नहीं, आगे जाके सब ठीक हो जाएगा। ये पप्पू बर्गर बच्चों को मैं यही समझाता हूँ, यार देखो मैं काफ़ी अरसे से देख रहा हूँ मामलात को, बूढ़ा तो नहीं हुआ, मैं भी आपकी तरह नौजवान आदमी हूँ, लेकिन हालात को जो मैं देखता आ रहा हूँ, जो हुकूमतों को भुगताता आ रहा हूँ, भाई इनमें से किसी की भी सिंसेरिटी इस मुल्क के साथ है ही नहीं। आज सुनो ना, अभी जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ है, माजी में जब होता था तो PTI की बातें सुनते आप, हो, और जबकि मैं हमदर्द PTI, आप सोच लें मेरा क्या हाल होता है जब लोग मुझे देख के कहते हैं किनू वोट पाया सी, मैं कहता हूँ PTI में, तो कहते हैं मज़ा आया ही, आराम आया ही। तो फिर जो मेरी हालत होती है दिल की, आए बता नहीं सकता आपको। तो ये ज़रा गौर से सुने मेरी बात, मैं कड़वी बातें करता हूँ ना, मैं ब्लाइंड फॉलोअर नहीं हूँ, अंधा कि बस एक ही आदमी दिखाई दे रहा है वो गलत कर रहा है या सही कर रहा है, उसकी जो है वो हमने किसी ना किसी तरीके से उसकी बात की तजदीद भी करनी है, उसकी इस्लाह भी नहीं करनी, हमने बस बोलना है ये जो कर रहा है सही कर रहा है, सही कर रहा है, गलत कर रहा है, गलत कर रहा है। ये पप्पू बर्गर, PUBG लवर, टिकटॉक बच्चे, तुम लोग समझ नहीं रहे हो क्या हो रहा है। ये जितने गैर मकबूल फैसले करवाने थे इन्होंने इमरान खान से करवा दिए, और अब ये जल्दी उसकी छुट्टी करवा देंगे, और फिर छुट्टी करवा के कहेंगे कि सारे गलत काम इमरान ने किए। मुझे खुद बताओ, इमरान खान साहब को क्या लग रहा है कि क्या वो जो करते रहेंगे अवाम चुप रहेगी? अरे भाईजान, आपा, बुशरा आपा, आप तो सुनो, आप बताओ ना, आप हमारे दूल्हे भाई को समझाओ, ये सारे गलत काम इन्होंने खान साहब से करवा दिए हैं। कौम को महंगाई से नफरत है, कौम को बंदा नहीं चाहिए, कौम को सस्ताई चाहिए, कौम को आइटम चाहिए। हमारी कौम को पसंद है आइटम नंबर और नोटू। हमें बस आप चीज़ें दें, मुफ्त दें, सस्ती दें, टैक्स न लगाएं, हम खुश रहेंगे। लेकिन जिस लम्हा हमें छेड़ोगे, महंगाई बढ़ाओगे, हम बफर जाएंगे। कोई बुरा अच्छा नहीं होता हमारे यहाँ, जो महंगाई करेगा वो बुरा हो जाएगा। आप महंगाई कर रहे हो, ये सारे स्टेप इमरान खान साहब आप सुनो। वो इंफॉर्मेशन ऑफिसर जो बैठा हुआ वहाँ पे, वो इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी, प्रिंसिपल इंफॉर्मेशन ऑफिसर कहते हैं ना PM हाउस के अंदर, लिखो नोट्स, ये शाम को पुटअप करना खान साहब को, बोलना ये सुबह में आके भैंगा एंकर उल्टी सीधी बातें करता रहता है, ये सुनो, ये बातें पुटअप करो खान साहब को। ये कैबिनेट वाले थोड़ी बताएंगे, वो तो कहेंगे वाह वाह जनाब क्या बात है, क्या थूका आपने, वाह 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 वाह, क्या आपने ठुड्डा लगाया, वाह 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 वाह। ये सब सारे जो हैं ये दरबारी लोग हैं, कैबिनेट वाले। ये तो अपने मोहल्ले में यार काउंसलर नहीं बन सकते, ये तो इमरान खान को पूरा दिन दुआएं देते हैं। आप बताओ इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि वजीर बन सकता है? ये सारे दरबारी हैं। ये सब दरबारी थोड़ी बताएंगे खान साहब को कि अवाम उनके मुतालिक क्या कह रही है। ये तो हमसे पूछो ना। मैं आपको बता रहा हूं, अवाम की रग रग से वाकिफ हूं मैं। खान साहब ये सारे गैर मकबूल इकदाम थे। देखो नून लीग वालों ने डॉलर की कदर नहीं बढ़ाई, क्यों? क्योंकि उनको पता था इलेक्शन हार जाएंगे। एक साजिश के तहत ये काम आपसे करवाया कि डॉलर की कदर बढ़ा दो। ये बीबा बंदा है, ये सीधा सीधा असद उमर जैसा कोई बंदा जाएगा खेड़ी शलवार कमीज पहन के, बोले हम डॉलर की बढ़ा देते हैं ना, बड़ा मुश्किल वक्त होगा, 3 साल चीखे निकालेंगे। ये लोग जो है ना ये फंसा रहे इमरान खान को। और फिर और सुनो बात कि हमें मुश्किल इकदाम लेने पर, खान साहब मुश्किल इकदाम तो चीज़ों को सस्ता करना है यार, क्या समझाऊं मैं, अपना दिमाग खराब कर रहा हूं इन लोगों के आगे। कोई अच्छा सा पत्थर लेकर मैं अपना सर फाड़ दूं। मुश्किल इकदाम चीज़ें महंगा करना होता है। ये तो
दुनिया का सबसे आसान इकदाम है यार। ये तो 5 साल का बच्चा कर सकता है, आप उसको बोलो चीजें महंगी कर दो, वो कर देगा। वेरी गुड, बड़ा मुश्किल इकदाम लिया, बड़ा मुश्किल फैसले हमने। मुश्किल फैसला कौन सा है यार? मुश्किल फैसला तो पेट्रोल को सस्ता करना है। अभी मुझे बताओ, ये पेट्रोलियम की कीमत आपने कर दी है 117 रुपए है, तो आप 117 रुपए से ज्यादा, तो आप बताओ यार गरीब कहां जाएगा? बाइक वाले की सोचो, ये पबजी लवर पप्पू बर्गरों को छोड़ दो आप। हमारी मर्सिडीज में पेट्रोल डलेगा, ये पप्पू बर्गर इमरान खान साहब वोट देने नहीं आएंगे। ये मम्मी की नेल पॉलिश लगा के फेसबुक ट्विटर पे लगा देंगे, मैं वोट डाल दिया। हमने देना वोट भाई। बाइक यूं टेढ़ी करते करते पूरी कौम टेढ़ी हो गई है, पेट्रोल खत्म हो गया बाइकों में। कैसे समझाऊं आपको? ये निकलो, ये बर्गरों में से निकलो। रोटी महंगी हो गई, सस्ती हो गई, ये इनमें से निकलो आप। ये छोड़ो, ये जो इर्द गिर्द आपके पेरिस और फ्रांस के फैशन करने वाले 3-4 आड़े टेढ़े रखे हुए, इनसे निकलो आप यार आवाम का सोचो। आप भी सोचते हो कि ये पागल आदमी क्यों आगे सुबह में इतनी नॉनसेंस बातें करता है। कोई बात तो करता हूं, पिंडी तक को हिला देता हूं। शाम को शाहिद मसूद भी प्रोग्राम का टॉपिक रखता है, नवंबर आने वाला है। क्यों भाई शाहिद मसूद साहब, आपने कहां से सुन लिया? इससे पहले तो आपने नवंबर नहीं सुना था। खादिम ने बोला नवंबर, तो आपको भी नवंबर की याद आ गई है। भाईजान ये कोई बात तो है, मेरी बात को समझो, सोचो। ये बातें ये आपको अनपॉपुलर कर रही हैं। बाइक वाला तंग होगा, जो बंदा बस पे ट्रेवल करता है वो तंग होगा। वोट उसने डालना है, धरनों में उसने नाचना है। ये सारे तमाशबीन हैं। ये ट्विटर वाले कितने हैं? ये कितने ट्विटर वाले बच्चे? ये गिन के होंगे थोड़े से, बाकी ये कौन है? ये कुछ नहीं करेंगे आपके लिए, तो आपका नाम नहीं पुकार सकते। इनसे 4 दफा बोले, ये इमरान खान नहीं बोल सकते। जीटी रोड के इर्द गिर्द ये जो पप्पू बर्गर हैं, ये इमरान खान बोलते हैं। इमरान खान भी नहीं बोल सकते। ये आपको वोट डालेंगे? विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, बुरा ना मानो, ये आपको समझना है थोड़ा। मैं सख्त तल्ख बातें इसलिए कर रहा हूं यार, आपका हमदर्द हूं इसलिए बोल रहा हूं ये बातें। माँ बाप होते हैं ना, वही सबसे ज्यादा इंसान के हमदर्द होते हैं। कैसे गलती करे तो मारती है माँ, बाप भी एक तलप्पड़ लगा देता है। क्यों? क्योंकि उनके दिल में बच्चे के लिए दर्द होता है। उनको पता होता है गलत रास्ते पे जाएगा, कल पता नहीं क्या करेगा ये अपना। हम लोगों के दिल में दर्द है, आपको बता रहे हैं ये गलत इकदाम ले रहे हो आप। डीजल 132 रुपए, आप मुझे बताओ कहां का इंसाफ है? दुनिया के पेट्रोल की कीमतें तो आप देखो, वहां पे देखो ना, वो बैरल की कीमत देखो। अब आज भी 74 सेंट गिरी है बैरल की कीमत, मुझे शोबा तहकीक ने बताया। $57.80 तकरीबन कीमत बन रही है, और 6 महीने से यही सिलसिला चल रहा है। 6 महीने पहले भी 57 ही थी, और बीच में मुझे बता रहे हैं कि हाईएस्ट कीमत गई है $65 से $67 अप्रैल मई में। तो कुछ इंसाफ करो आप खान साहब, किन लोगों की बातों में आ रहे हो आप? ये मैं आपको सच बता रहा हूं, इनकी तो गाड़ी की एलोकेशन। अच्छा मुझे सच बताओ, अब्दुल हफीज शेख साहब की मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूं, प्रॉमिस करके मुझे पक्का एक बात बताओ, क्या ये बंदा रहेगा पाकिस्तान में जिस दिन आप इसको वजीर खजाना से हटाओगे, या इसका कोई भी इंटरेस्ट होगा? बुरा ना मानना अब्दुल हफीज शेख साहब, आई लाइक यू, आप मेरे घर भी आए हैं कई मरतबा, आपको याद नहीं होगा शायद। मैं आपकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूं, मैंने आपको बड़ा अच्छा आदमी पाया, लेकिन जो फैक्ट है ना यार, पाकिस्तान पहले रखूंगा ना। इस तरह तो पता नहीं कितने वजीर मुशीर मेरे दोस्त हैं, वो सुबह शाम यही कहते रहते तुम आके क्या बातें करते हो, और फिर साथ में ये भी कहते तुम्हें सुनता कौन होगा। अरे मुझे सुनता नहीं होगा तो तुम बैठ के सुनते क्यों हो? फिर मुझे मत सुनो। लेकिन बात असल में ये है कि खान साहब, अगर पेट्रोल की कीमत बढ़ जाएगी, देखो ये किस नाम से चला रहे हैं कि वजीर आजम ने इजाज़त दे दी पेट्रोलियम की कीमत बढ़ाने की। देखो बिजली के बिल आए ना, आधे से ज़्यादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग थे ना, वो तो उसी से ही खाइफ हो गए। बिजली के बिल ने मार दिया, मैं आपको सही बता रहा हूँ। और फिर रही सही कसर आप पेट्रोल से निकाल दो। खान साहब प्लीज़ आप मरगला की चोटियों से उतरें और थोड़ा सा आवाम के बारे में सोचो। यकीन करो हमारे पास आपके बाद कोई चांस नहीं है। आपको अफसोस होगा, मैं आपको बता रहा हूं, आपकी पॉलिसियां अगर नाकाम हुई ना, आपको अफसोस होगा। कौम तो हमारी बेचारी ख्वार होती फिर रही है, हम फिर उन्हीं के हाथों में चले जाएंगे जो पिछले थे। फिर आप याद कर करके रोगे कि ये क्या हो गया। आपने तो आगे कोई मिरास भी यहाँ नहीं छोड़ी पाकिस्तान के अंदर। तो आप मुझे बताओ कि ये सारे रिवायती सियासतदान ही मिलकर वापस आ जाएंगे, उस दिन दिल रोएगा। ये जो आपने 6 साल हमारे ज़ाया करवाए, आपने बोला महंगाई कम होगी, IMF के आगे हाथ नहीं फैलाऊंगा, ये सब बातें आपने की थी। चलो मैं वादे नहीं आपको याद दिलाता, यू टर्न बंदे को लेना पड़ता है, मजबूरी है। लेकिन अवाम की आप दुआएं लो, सिंसियर आदमी की आवाज़ है। मैं तो आज भी बोलता हूँ, जिनके पास लाई डिटेक्टर है, लाई डिटेक्टर लगाओ। आजकल इतना एडवांस लाई डिटेक्टर, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो। आप बैठ के लिफाफों को इंटरव्यू देते हैं, पहले आप उन्हीं को बुरा कहते थे, आप उन्हीं को इंटरव्यू देते हैं, आप उन्हीं के पास बैठते हैं।
उन्हीं की राय लेते हैं, उन्हीं को दावतों में बुलाते हैं, उन्हीं से कहते हैं कि जी हमें बताओ कि हालात कैसे हैं। तो क्यों बताएंगे आपको खान साहब, पता नहीं मुझे भी क्या हो गया है। अच्छा खासा सीधा चलता चलता मुझे इतने लोग समझाते हैं बेटा चापलूसी करो, खुशामद करो, ओहदा भी मिलेगा, प्लाट भी मिलेगा हुकूमत से। पता नहीं मेरी भी किस्मत फूटी, मैं भी किस राह पे चल पड़ा। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। कोशिश करता हूँ इतनी देर को गोली वोली खाकर अपने जज्बात को काबू में करूँ। लेट्स ब्रेक। एक मज़मूम साजिश के तहत माशी पॉलिसियाँ ऐसी तरतीब की दी जा रही हैं कि उससे हुक्मरान जमात और बिलखुसूस मौजूदा वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान साहब अपनी पावर बेस से कट जाएँ। नंबर 1, पेट्रोलियम मसनूआत व दीगर मसनूआत की कीमतों में इजाफ़ा, खाने पीने की अशिया की कीमतों में इजाफ़ा, डॉलर की कदर में इजाफ़ा, जिसके नतीजे में होगी होशरबा महंगाई और इससे सबसे ज़्यादा बोझ पड़ेगा गरीब पर। गरीब की कमर टूट जाएगी, उसके कंधे पहले ही महंगाई का बोझ नहीं ले पा रहे, उसको समझ नहीं आ रही मेरी तनख्वाह कहाँ से आ रही है और कहाँ पे जा रही है, तो वो परेशान है। कुछ अरसे बाद उसके दिल से मोहब्बत निकल जाएगी, क्योंकि मोहब्बत भरे पेट पे होती है। वो भी लैला मजनू का भी चक्कर ये था कि मजनू का पेट भरा हुआ था तो उसे लैला पसंद थी। ठीक है, तो बात ये है कि हीर रांझा के अंदर भी रांझे का पेट भरा हुआ था, तख्त हज़ारा का वो था, इसलिए वो इश्क में मुब्तला था। तो ये इश्क विश्क सारा ख़त्म हो जाएगा, इश्क विश्क प्यार व्यार ऑल एंड। और इस समय क्या है कि उनको डिटैच कर दिया जाए लोअर क्लास से जिन्होंने उसे वोट दिया है। अब खान साहब ये नोट करें और वो थिंक टैंक भी सारे नोट करें। सेकंड, इमरान खान साहब की जो पावर बेस है वो है डिफेंस, क्लिफ्टन और इस्लामाबाद के अंदर भी VIP एरिया, F9 बहुत सारे हैं। तो वहीं अभी हम इस्लामाबाद ही चले गए, फ़ारूक सलीम साहब के पास नहीं, लाहौर पहुँचे हम। फ़ारूक सलीम साहब के पास हम पहुँच गए, जो कि मुल्क के मारूफ मईशतदान हैं। पहले PTI के बड़े सख्त स्टॉलवर्ड थे, आजकल रिलेटिवली आज़ादाना राय मेंटेन करते हैं। वेलकम करता हूँ आपको शो पे फ़ारूक सलीम साहब। शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू। फ़ारूक सलीम साहब, आज थोड़ा आपसे सवाल मैंने ये पूछना था कि बात ये कि एक मेरा ऐसा ख्याल है एक मज़मूम साजिश के तहत माशी पॉलिसियाँ ऐसी तरतीब दी जा रही हैं जिससे इमरान खान साहब और मौजूदा हुकूमत जो है वो उस अपनी पावर बेस में अनपॉपुलर हो जाए और मुस्तकबिल में फिर इलेक्शन जीतने का कभी मौका न मिले। उसकी वजह यह है कि सबसे ज़्यादा वोट लोअर क्लास ने दिए थे, जिनका कोई पुरसाने हाल नहीं मुल्क के अंदर, जो मेरिटोक्रेसी चाहते थे। और दूसरी अपर मिडिल क्लास, जो कि पढ़े लिखे लोग हैं, जिसमें आप भी शामिल हैं, हम भी शामिल हैं, और लोग भी हैं जो खाते पीते लोग हैं और चाहते हैं कि मुल्क आगे बढ़े और दीगर तरक्की याफ्ता ममालिक में शामिल हो। अनफॉर्चुनेटली मुआशी पॉलिसियों ने इन दोनों को नाला कर दिया है। क्या आप इससे इत्तेफाक करते हैं? देखिए, मैं जनरली साजिशी थ्योरीज के ऊपर बिलीव नहीं करता हूँ। आपने माशी पॉलिसीज का जिक्र किया। अगर माशी पॉलिसीज को दो हिस्सों में हम तकसीम कर लें, एक बैरूनी हवाले से और एक अंदरूनी हवाले से। बैरूनी हवाले वाली जो पॉलिसी है वो डॉलर डिनोमिनेटेड पॉलिसी है, और जो अंदरूनी मामलात हैं माशी पॉलिसी के हवाले से वो रुपी डिनोमिनेटेड जिसको कहा जाता है। देखिए, अगस्त 2018 में जब PTI ने अपनी हुकूमत बनाई थी तो सबसे बड़ा चैलेंज डॉलर का एक संगीन किस्म का फुकदान था, जिसको मैं बैरूनी इकोनॉमिक पॉलिसी कहता हूँ। तो जुलाई में जब IMF के साथ एक मुआहदा साइन हो गया तो एक पैगाम आलमी मंडियों को चला जाता है, एक पैगाम वर्ल्ड बैंक को चला जाता है, एक पैगाम एशियन डेवलपमेंट बैंक को चला जाता है कि पाकिस्तान IMF का एक पैकेज का हिस्सा बन गई है। तो एक इस्तेहकाम जो डॉलर डिनोमिनेटेड इकॉनमी थी, जो हमारा डॉलर का एक संगीन किस्म का फुकदान आ रहा था, उसमें मैं समझता हूँ कि एक किस्म का इस्तेहकाम आ गया है। उसमें प्रेशर रुपए के ऊपर बिल्कुल अभी भी है, लेकिन वो प्रेशर में कमी आ गई है, उसकी जो शिद्दत है उसमें कमी आ गई है। और आप देखिएगा कि उतनी तेजी से रुपया नीचे नहीं जाएगा जितनी तेजी से पहले जा रहा था। तो माशी पॉलिसी जो डॉलर के हवाले से है, जो बैरूनी माशी पॉलिसी है, उसमें मुझे एक इस्तेहकाम आता हुआ मजीद नजर आ रहा है। जो अंदरूनी आप बात कर रहे हैं वो आपकी बात 100% ठीक है कि जिन तबकात ने इमरान खान साहब को PTI को वोट डाला था, उनके ऊपर जो बोझ है इस वक्त, चाहे वो टैक्सेस के हवाले से देख लें,
या आप बढ़ती हुई कीमतों के हवाले से देख लें, वो बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है। कीमतें भी बढ़ रही हैं और साथ ही साथ टैक्स का बोझ जो है वो भी बढ़ता चला जा रहा है। तो एक दो धारी तलवार आप समझिए, और उसके साथ साथ आपकी आमदन जो है वो कहीं बढ़ती हुई नजर नहीं आ रही। बड़ी आम बात आपने की है फारूक सलीम साहब। एक चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा, मैं बड़ा हैरान हुआ, अभी जो नई माशी टीम आई है इसको तो महज शायद 2 महीने हुए होंगे। इससे पहले मईशत का जो बुरा हाल हुआ उसकी ज़िम्मेदारी ज़्यादातर असद उमर साहब या उनकी इकनॉमिक टीम के ऊपर जाएगी। और ही हैज़ दी ऑडेसिटी कि वो टीवी पर भी आ रहे हैं, मीडिया पर भी आ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि यार मेरी वजह से तो सब भला चंगा था, उसके बाद बेड़ा गर्क हुआ है। और इमरान खान, ऐसा उनसे मंसूब किए जा रहे हैं बयान, आई डोंट नो हाउ टू व्हाट डिग्री दे आर ट्रू, लेकिन बात ये उनसे मंसूब किया जा रहा है कि जी IMF के पास जाना जो है वो इनका फैसला था, मेरा नहीं था। आई मीन अ पर्सन हु हैज़ बीन इन चार्ज ऑफ पाकिस्तान इकोनॉमी फॉर सो लॉन्ग हैज़ द ऑडेसिटी टू कम एंड से दीज थिंग्स। इट लिटरली कम्स एज समथिंग कि मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोलूँ, आप क्या बोलेंगे? देखिए, इस्लाहाती पैकेज कोई भी सामने नहीं आ रहा। जो जिस तरह मामलात के हल ढूंढे जाते थे पीपल्स पार्टी के दौरान, जिस तरह मसाइल के हल ढूंढे जाते थे PMLN के दौरान, अभी भी तकरीबन उसी सिमत में जाया जा रहा है। जहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम नजर आती है हम मजीद कर्जाजात लेके उसका मुंह बंद करने की कोशिश करते हैं। जो बीमारी है उसका इलाज नहीं खोजा जा रहा, बीमारी की अलामात को दबाने की मुसलसल कोशिश रहती है, और यही काम पिछले 10 साल पीपल्स पार्टी और PMLN के दौरान भी चलता रहा। आपने नई माशी टीम का जिक्र किया, अभी भी IMF का पैकेज छान के देख लीजिए, कहीं भी इस्लाहाती इक़दाम सामने नजर नहीं आते। उसी तरह चल रहा है मामला, ना बिजली के सेक्टर में कोई इस्लाहाती इक़दाम हैं, ना कोई रोड मैप नजर आ रहा है फ्यूचर का, ना गैस के सेक्टर में कोई रोड मैप नजर आ रहा है, ना ही FDR के हवाले से किसी किस्म के इस्लाहाती इक़दाम सामने आ रहे हैं। सारी की सारी नंबर्स की गेम है। कहा यह जाता है कि अगर इस साल 3.8 खरब रुपए टैक्सेस इकट्ठे हुए हैं तो चलिए अगले साल 5.5 पे एक फिगर खड़ी कर देते हैं। उस फिगर के पीछे कोई बैकग्राउंड नहीं है, उस फिगर के पीछे कोई मेहनत नहीं हुई, उस फिगर के पीछे कोई फ्यूचर का रोड मैप नहीं है। तो जो फुकदान आ रहा है वो इस्लाहाती इक़दाम अच्छा, आ रहा है। पता नहीं आपकी इमरान खान साहब से मीटिंगें भी हुई हैं, मैंने खैर उनका काफ़ी मुताला किया है, उनके रवैये की, तबीयत का काफ़ी गहराई से उनके बारे में पढ़ा भी है, देखा भी है, मुताला भी किया। अब बात ये, ही इज़ रिलेटिवली यू नो द टाइप ऑफ पर्सन जो कहता है माई वे और द हाईवे, और नॉट वेरी फ्लेक्सिबल व्हेन इट कम्स टू चेंजिंग हिज आइडियाज़। हु इज़ एडवाइजिंग हिम एंड वाई, और जिसकी वजह से जो है ही हैज़ टू चेंज हिज डिसीजन सो क्विकली, and he is perhaps going back on many of his own statements given in the past. क्योंकि इमरान खान साहब की तबीयत से जो मैं वाकिफ़ हूँ, मुझे पता है कि if he is not rigid, at least he is not very flexible. If he has said something, he usually tries to stand by it. तो क्या वजह है कि ये सारी चीज़ों पे जिनके बारे में आपने जिक्र किया है उनकी राय तब्दील हो गई? देखिए, अल्टीमेट गोल जो है वो किसी भी रियासत का ये होता है कि उसके शहरियों की जो प्रॉस्पेरिटी है, उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, उसको किस तरह बढ़ाना है। तो हमें तो आउटकम्स चाहिए, और आउटकम्स के लिए आपको दो चीजें दरकार होती हैं। एक तो सियासी नीयत और दूसरी काबिलियत। अगर सियासी नीयत और काबिलियत को आपस में जमा कर लें तो उसका नतीजा जो है वो आउटकम्स में निकलता है, वो बेहतरी में निकलता है। यहाँ पे जो आपने खान साहब के हवाले से, हुकूमत के हवाले से बात की, मुझे बड़ा वाज़ेह तौर पे ये नजर आता है कि सियासी नीयत जो है वो एग्जिस्ट करती है। यहाँ पे काबिलियत का एक शदीद संगीन किस्म का फुकदान नजर आता है, और अगर उस काबिलियत को मद्देनजर उस काबिलियत को किसी तरह इम्प्रूव कर लिया जाए, तो सियासी नीयत में जमा कर दिया जाए, तो हमें उसके नताइज नजर आने नहीं। लेकिन देखें फारूक सलीम साहब, यहाँ पे इशू ये आ जाता है कि फिर क्या इसहाक डार साहब काबिल थे, क्या सलीम मांडवी वाला साहब काबिल थे, क्या मिफ्ता इस्माइल काबिल थे? पहले भी अब्दुल हफीज़ शेख साहब थे, लेकिन वो एक मुख्तलिफ अब्दुल हफीज़ शेख था क्योंकि वो जियो भुट्टो कहता था, या ये वाला जो है ये वाला अब्दुल हफीज़ शेख थोड़ा सा मुख्तलिफ है क्योंकि ये PTI के साथ है। तो मुझे समझ में नहीं आ रही कि फुकदान कहाँ पे, इज़ इट इन द हेड ऑनचो ऑफ फाइनेंस, द मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, और इज़ इट इन समवेयर अदर देन दैट? मुझे समझाएं थोड़ा सा। देखिए, जिन ममालिक में इदारे, इंस्टीट्यूशंस कमज़ोर होते हैं, वहाँ पे शख्सियात बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, बहुत ताकतवर हो जाती हैं। अभी आपने अपने सारे सवाल में सिर्फ और सिर्फ शख्सियात का जिक्र किया,
क्योंकि हमारे मुल्क में इदारे बहुत कमजोर हैं। तो अभी भी वही मामला चल रहा है कि शख्सियात बहुत ताकतवर और इदारे कमजोर, और ये मुल्क की सिमत सीधी निकलती नजर नहीं आएगी जब तक इदारों को मजबूत ना किया जाए। तो मैंने जैसे शुरू में कहा कि तब्दीली जो जिसका नारा लगाया जा रहा था, वो तब्दीली कहीं नजर नहीं आ रही। पहले भी शख्सियात मजबूत थी, अब भी शख्सियात मजबूत हैं। पहले भी इदारे कमजोर थे, अब भी इदारे कमजोर हैं, और हम शख्सियात के ऊपर इन्हिसार करते हुए अपनी उसकी वजह है ना फारूक सलीम साहब, उसकी वजह यह है कि ये हमारा नेशनल प्रॉब्लम है। मैंने काफ़ी इसको स्टडी किया है, और वो एक हमारा, मैं आप फुकदान की बात करें टैलेंट की, लेट्स एक्सेप्ट दैट एज ए नेशन ऑल्सो वी हैव सर्टन सेट ऑफ वीकनेसेस बिकॉज ऑफ विच हम पर्सनैलिटीज़ के पीछे ही जाते हैं। ऐसे नहीं कि दुनिया में भी इस तरह होता होगा, आई एम श्योर, लेकिन मेरे ख्याल हमारे यहाँ इदारे इसी वजह से नहीं बन पाते क्योंकि हम लोग शख्सियत परस्त, नाउजुबिल्ला, इस तरह के हमारे रवैये हो जाते हैं कि हम शख्सियात को उनके पीछे लग जाते हैं और इदारों को, ख्यालात, नज़रियात को कुछ ज़्यादा अहमियत नहीं देते। ऐसा मेरा ख्याल है, हो सकता है मैं बिल्कुल गलत हूँ। देखिए, हम वापस आ जाते हैं माशी पॉलिसी के ऊपर। अभी हालात कुछ ऐसे हैं, आपने अगर कभी फिल्मों में देखा हो, वो एक कहलाती है स्ट्रेट जैकेट, जिसमें वो मरीज को उसके हाथ और पांव जो हैं वो बांध दिए जाते हैं ताकि वो ना तो अपने आप को कोई नुकसान पहुंचा सके और ना दूसरे लोगों को नुकसान पहुंचा सके। और ये स्ट्रेट जैकेट होती है, या तो आपको पागल खाने में नजर आती है और या वो जेलों में मिलती है जहां पे उसका इस्तेमाल किया जाता है। इस वक्त हमारी मईशत का आलम कुछ ऐसा है कि IMF ने हमें वो स्ट्रेट जैकेट पहना दी है। हर किस्म की कंडीशनैलिटीज लग चुकी हैं, और माशी पॉलिसी में समझता हूँ बड़ी हद तक IMF हैज एक्चुअली टेकन ओवर द इकोनॉमिक पॉलिसी। अब एज अ रियासत हमें ये तवक्को नहीं रखनी चाहिए कि IMF किसी मुल्क में आके दूध और शहद की नहरें बहाएगा। उसका ये मकसद नहीं होता। ये तवक्को हमें अपनी सियासी क़यादत से रखनी होती है, और ये तवक्को इस्लाहात की जो है, मुझे IMF से कतन नहीं है। ये दोबारा से हमें अपने सियासी क़यादत के पास वापस आना होगा कि वो इस्लाहाती इक़दामात, नंबर 1 बिजली के सेक्टर में, नंबर 2 पब्लिक प्रोक्योरमेंट के सेक्टर में, नंबर 3 पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज के सेक्टर में, क्योंकि हम पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज में अभी भी 1100 अरब का नुकसान कर रहे हैं। बिजली के सेक्टर में तकरीबन 1700 अरब का गर्दिशी कर्जा इकट्ठा हो गया है। गैस के सेक्टर में कोई $2 बिलियन की सालाना गैस की चोरी हो रही है। पब्लिक प्रोक्योरमेंट जो कि कई 6-7 ट्रिलियन रुपीस की पब्लिक प्रोक्योरमेंट होती है, उसमें से 15 से 20% बिल्कुल स्टेट ऑफ लीकेजेस। अच्छा, एक मुश्किल सवाल पूछूंगा, एक मुश्किल सवाल, लेकिन जवाब देना ठीक, क्योंकि आप बड़े तेज़ हैं, आप उस चीज़ को अवॉइड कर जाते हैं थोड़ा ऑकवर्ड हो। लेकिन आपके ख्याल से क्या पाकिस्तान में करप्शन ग्रास रूट लेवल के ऊपर और मिडिल टीयर लेवल के ऊपर ख़त्म हो गई है? सही से ही बताना है, अवॉइड नहीं करना क्वेश्चन। देखिए, मैं 2 बहुत बड़ी शख्सियात से मिला हूँ पिछले 1 हफ्ते में। वो बहुत बड़े, मैं उनका नाम लेने की इजाज़त उनसे मेरे पास नहीं है। वो बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, बहुत बड़े बड़े कारोबार पाकिस्तान में चलाते हैं, और उनका कहना ये है कि रिश्वत की शरह जो है वो पहले के मुकाबले में तकरीबन डबल हो गई है। और उसकी वजह यह है कि रिश्वत लेने वाला ये कहता है कि वो बहुत बड़ा रिस्क ले रहा है, क्योंकि इस वक्त नैब जो है वो बड़ी एक्टिव हो गई है। तो at the middle level, at the bureaucratic level, I think that things probably are worsening off. The very top level, इसमें मेरे ख्याल से कुछ कमी आई। बड़ी गहरी बात की है आपने, और मेरे ख्याल समझने वाले लोग समझ गए हैं, लेकिन बाय एंड लार्ज आई थिंक कि इस इशू को अभी भी एड्रेस करना ज़रूरी है। क्या आपके ख्याल से माजी की करप्शन के बजाय थोड़ी सी तवज्जो, क्योंकि आप उन चंद, मैं बतौर सहाफ़ी भी, चूँकि आपका एक करियर है, तो आप उन चंद सहाफ़ियों में मौजूद हैं हमारे यहाँ जिन्होंने काफ़ी करप्शन के स्कैंडल्स को अनअर्थ किया है। डू यू थिंक यू विल गेट बिजी इन केस दिस गवर्नमेंट गोज़ आफ्टर अ व्हाइल, आफ्टर कंप्लीटिंग देयर टर्म, डू यू थिंक यू विल गेट बिजी इन्वेस्टिगेटिंग? मैं समझ नहीं सका आपके सवाल की नौयत। सर, मेरे सवाल की नौयत ये है कि सर कहीं ऐसे ना हो कि इनके जाने के बाद इनकी भी फाइलें खुल जाएं, फिर आपको पता है आप भी जो हैं वो एक जायंट किलर रहे हैं, आपने भी माजी के अंदर माजी की हुकूमतों के करप्शन के स्कैंडल अनर्थ किए हैं और कुछ ऐसी चीज़ें बताई हैं जो कि किसी को पता नहीं थी।
तो कहीं ऐसा ना हो कि ये भी यहाँ पर भी अभी मामला जारी हों, हमें वी हैव टू ब्रिंग अ स्टॉप टू दैट, एंड इन केस इमरान खान साहब इज लिसनिंग, परहैप्स ही कैन कैप द करप्शन दैट इज गोइंग ऑन एट द मिडिल लेवल और अ लिटिल अबव दैट। देखिए, दो किस्म की चीजें चल रही हैं। एक तो बहस चल निकली है कि मुल्क और रियासत को करप्शन से ज्यादा नुकसान पहुंचता है या इनकॉम्पिटेंस से ज्यादा नुकसान पहुंचता है, और ये बहस शुरू करने वाले वो डॉक्टर मियां आतिफ साहब हैं, आतिफ मियां साहब, जो बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, और उनका 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 नतीजा ये निकाला है कि इनकॉम्पिटेंस का नुकसान मुल्क को प्रोबेबली करप्शन से भी। लेकिन हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये रहा है कि अगर आप पीपल्स पार्टी का दौरान 5 साल देख लें या PMLN के देख लें, तो वहाँ पे करप्शन भी थी और इनकॉम्पिटेंस भी थी। अब यहाँ पे पिछले 1 साल में कोशिश ये की जा रही है कि करप्शन को किसी तरह कम किया जाए, इनकॉम्पिटेंस के ऊपर तवज्जो देनी चाहिए, वो दी नहीं जा रही। अच्छा, यहाँ पर चले मैं आपको दोबारा एक और संप में ले आता हूँ। आई डोंट वांट टू मेक यू वेरी अनकंफर्टेबल टुडे। मुझे ये बताएं, अब महंगाई कम करने के लिए क्या करना चाहिए, क्योंकि देखें हुकूमत तो गैर मकबूल हो रही है, आप कोई माने ना माने, मेन एम ये है कि महंगाई एक ऐसी चीज़ होती है जिसकी वजह से अवाम में गैर मकबूलियत बढ़ती है हुकूमत की। डू यू थिंक दे विल कॉन्सेंट्रेट नाउ ऑन रिड्यूसिंग प्राइसेस, और अनफॉर्चुनेटली दे विल बी प्रेस्ड बाय द एक्सटर्नल डॉलर फैक्टर एज यू मैंशन, एंड एवरीथिंग विल, द प्राइस ऑफ एवरीथिंग विल गो अप इन द फ्यूचर? देखिए, आपने थोड़ी सी टेक्निकल बात कर दी, जरा टेक्निकल जवाब भी सुन लीजिए। जो प्राइसेस बढ़ रही हैं उसका इकोनॉमिक्स के अंदर 2 फैक्टर्स हैं। एक कहलाता है कॉस्ट पुश, यानी कि आपकी जो इनपुट कॉस्ट है वो बढ़ती जाती है, तो जो प्रोडक्ट आप बनाते हैं उसकी कीमत ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। और दूसरी कहलाती है कि डिमांड पुल। अगर मार्केट में पैसा बेतहाशा आ जाए तो चीज़ों की जो डिमांड है वो बढ़ जाती है और उसकी वजह से कीमत बढ़ने लगती है। मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान में इस वक्त कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन जो है, हर चीज़ की इनपुट की कॉस्ट जो है वो बढ़ती चली जा रही है, और उसके नतीजे में ये महंगाई आ रही है। और हमारी हुकूमत जो है वो अपनी शरह सूद बढ़ाती चली जा रही है। उसकी कोशिश ये है कि किसी तरह डिमांड को कम किया जाए। तो यहाँ पे एक तजाद आ रहा है। जो बीमारी की शिनाख्त है, जो बीमारी की निशानदेही है, वो दुरुस्त नहीं हो रही, और उसके नतीजे में ये कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन मजीद बढ़ती जाएगी और कीमतें मजीद बढ़ती हुई नजर। अच्छा, मैंने देखा है आजकल आप ट्विटर के ऊपर भी काफ़ी जो अहम ट्वीट्स करते हैं, उसमें बहुत सारी ऐसी ट्वीट्स होती हैं जो बड़ी मंतक से नज़दीक होती हैं, अवाम में मकबूल भी होती हैं। बात ये आपने एक दफ़ा जिक्र किया कि दरअसल टैक्स तो तब इकट्ठा होगा जब माशी तरक्की होगी। तो माशी तरक्की पर मैं उर्दू में उसका जो मैं अखज़ किया माने आपको बता रहा हूँ, माशी तरक्की होगी तो फिर टैक्स का असर जो है वो सही से समझ में आया, ऐसा मुझे महसूस हुआ। तो माशी तरक्की पे तवज्जो क्यों नहीं है, टैक्स पर तवज्जो क्यों है? इस सवाल को ज़रा आप आंसर करें और जवाब थोड़ा तफसीली दें। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये मेरी अपनी समझ से भी कुछ बाहर की बात है। देखिए, एक बुनियादी माशी नुक्ता होता है, और आपने 2 चीज़ों का जिक्र किया। आपने जिक्र किया मईशत के पहिए का, और आपने जिक्र किया हुकूमत की तिजोरी जिसमें टैक्स इकट्ठा होता है। ये एक कॉज है और दूसरा इफेक्ट है, यानी कि एक अमल है और दूसरा उस अमल का नतीजा है। जो अमल है वो मईशत की पहिए की स्पीड है, और उस जितनी तेजी से मईशत का पहिया चलता है उतनी तेजी से खुद बहुत हुकूमत की जो तिजोरी है टैक्स के खजाने की वो भरती चली जाती है। तो इसमें कोशिश ये होती है कि आप मईशत के पहिए के ऊपर फोकस करें, उसकी स्पीड के ऊपर फोकस करें, उसको तेज से तेज तर चलाने की कोशिश करें, और उसके नतीजे में आपकी हुकूमत की तिजोरी जो टैक्स की है वो खुद ब खुद भरने लगेगी। हमारे यहाँ जो फोकस हो रहा है वो टैक्स के ऊपर हो रहा है, और उसके नतीजे में जो अमल है, जो मईशत का पहिया है, उसकी स्पीड आहिस्ता होती चली जा रही है। आपने देखा होगा होंडा मोटर कंपनी ने ऐलान किया है कि वो पहले 48,000 यूनिट बेचते थे और वो 30,000 पे आ जाएंगे। तो तकरीबन 37 से 40% स्लो डाउन आपको ऑल थ्रू सारी मईशत के अंदर नजर आ रहा है। हर चीज 30 to 40% स्लो डाउन हो गई है, और उसका नेचुरल नतीजा जो होगा वो ये होगा कि की तिजोरी जो है वो भरने नहीं पाए। देखिए, मैं खुद बड़ा हैरान हूँ और डॉक्टर फ़ारूक से बड़ा परेशान भी हूँ। मैं आपको सच बताऊँ, मुझे समझ में नहीं आता कि मैं किस तरह हुकूमत को किसी तरह मानूस कर सकूँ कि वो आवाम दोस्त पॉलिसियाँ बनाएं। मुझे ऐसा लगता है अगर इस तरह की पॉलिसियाँ रहीं, भले आशीर्वाद कितने ही बैनुल अक़वामी या मुकामी इदारों की हो,
ये हुकूमत ज़्यादा अरसा नहीं चल पाएगी अगर ये अवाम को अपने साथ नहीं लेकर चलेगी। मेरा ऐसा ख्याल है। डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब, आखिर में जाते जाते हो सकता है आप मेरे से इत्तेफाक ना करें, आप बड़े मुतवाज़िन शख्स हैं, लेकिन मैं आहिस्ता आहिस्ता आई एम लूजिंग होप डिस्पाइट द फैक्ट कि कुछ फ्रंट्स के ऊपर कामयाबी हो रही, माशी फ्रंट के ऊपर मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं। मुझे नहीं लगता ये हुकूमत सस्टेन करेगी अगर इस तरह की पॉलिसियाँ बनाएगी। क्या कहते हैं आप? देखिए, इस मुल्क में जो पोटेंशियल का गैप है, जो पोटेंशियल एग्जिस्ट करता है और उसको जिस तरह हमारी हुकूमतें इस्तेमाल करती हैं, वो गैप बहुत बड़ा है। और उस गैप की वजह से मैं हमेशा पुरुमीद रहता हूँ कि पोटेंशियल को अगर कोई हुकूमत पूरी तरह एक्सप्लॉयट कर पाए तो फिर मुल्क जो है वो तरक्की की तरफ चल निकलेगा। तो वी शुड नॉट लूज होप बिकॉज द पोटेंशियल बिटवीन जो हम ऑलरेडी आई एम टेलिंग यू द ट्रूथ, आई हैव ऑलमोस्ट नाउ रीच्ड द एज। नाउ आई हैव रीच्ड द एज। आई थिंक दैट थिंग्स आर नॉट गोइंग टू इम्प्रूव एटलीस्ट ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट। मे बी मैं गलत हूँ, लेकिन आई थिंक आई एम लूजिंग होप। आप मुझे कोई एक रे ऑफ होप दिखा दें, कोई एक रे ऑफ लाइट दिखा दें, मैं मान जाऊंगा। कोई एक रे ऑफ लाइट तो दिखाएं ना। आपने जितनी बातें बताई हैं वो सब तो यही कहती हैं कि हुकूमत में काबिलियत वाले लोग कम हैं। आपने देखें इस्लाहात की बात की, वहाँ पे कुछ नहीं हुआ, कीमतों की बात की, वहाँ पर कुछ नहीं हुआ, आपने पावर सेक्टर के बारे में बात की, वहाँ कुछ नहीं हुआ। देखें ना, ये आप मुझे एक रे ऑफ होप दिखा दें, मैं मान जाऊंगा। आप कहीं तो रोशनी। देखिए, ये आपने अपने सवाल में जितनी 3 या 4 चीजों का जिक्र किया, ये itself themselves are rays of hope। आप अंदाजा कीजिए कि अगर सिर्फ बिजली के सेक्टर में इस्लाहाती इकदाम इंट्रोड्यूस कर दिए जाएं, 100 अरब का गर्दशी कर्जा खत्म हो सकता है। आप सोचिए कि अगर सिर्फ इस्लाहाती इकदाम पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज में शुरू कर दी जाएं तो सालाना 1100 अरब का प्रॉफिट हो सकता है, 1100 अरब बच सकता है। आप अंदाजा कीजिए कि 1100 अरब हमारी एलोकेशन है डिफेंस के लिए, और अगर सिर्फ हम अपना पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज बराबरी में ले आए, मैं प्रॉफिट की बात नहीं कर रहा हूं, तो हमारा सारा डिफेंस का बजट जो है वो मुफ्त में निकलता है। तो दीज आर ऑल रेज ऑफ होप। चलें, आप कह रहे हैं, मैं थोड़ी सी हिम्मत बांध लेता हूं। आपका बहुत शुक्रिया डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब, आप शो पर आए। मगर मुतवाज़िन बात की, और ज़ाहिरी बात है शुरू में तो थोड़ी बुरी लगती थी जब फ़ारूक सलीम साहब की बात होती थी कि जनाब इन्होंने हुकूमत की कश्ती को छोड़ दिया, लेकिन अब इनकी बातें कुछ सही लगना शुरू हो गई हैं। ज़िंदगी ने जो सबक सिखाया ना, जो सुनने वाले हैं वो हर जगह, जो हर शहर, हर इदारे से सुन रहे हैं, उनको मैं ये कहना चाहूँगा, राय किसी की एक वक्त पे शायद अच्छी ना लगी, लेकिन वक्त एक ऐसा इम्तिहान होता है, वक्त एक ऐसा सफ़र होता है जिसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता इंसान को दूसरे के मौक़िफ़ और दूसरे की बात समझ आना शुरू होती है। आज़ादी राय को आगे रखें, हमेशा कोशिश करें फ्रीडम ऑफ स्पीच हो। क्या पता दूसरों से क्या सीखने को मिल जाए, कब इंसान को हिदायत हो जाए, कब इस्लाह हो जाए। वी वेट फॉर योर मैसेजेस ऑन फेसबुक। यहाँ पे अली नासिर हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।